गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 9th क्लास के लिए है ये। इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको बताना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, शून्य मतलब जीरो। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो, आपको ये बताना है कि क्या आप जीरो को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बताना है, जहां p और q पूर्णांक है। हाँ, आपको पता है। देखो, सिंपली आपको पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में, जहां पे p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। लास्ट टाइम आपको मैंने पढ़ाया था, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, -∞ से लेके +∞ तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स ही होते हैं, मीन्स पूर्णांक होते हैं। लेकिन उनमें पॉइंट वाली संख्याएं शामिल नहीं होती। ठीक है, तो जहां पर p और q क्या है, हमारे पूर्णांक है। ठीक है, और कभी भी जो q है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जो हर है वो किसी भी संख्या का कभी जीरो नहीं हो सकता। रीजन क्या है, देखो, हर का जीरो होने का मतलब है कि आपको उस संख्या को जीरो से भाग करना पड़ेगा। मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ 4/0, ठीक है, 4/0, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो अंश 4 है और जो हर है वो जीरो है। इसका मतलब है आपको 4 को जीरो से भाग करना है। लेकिन आप जानते हो कि हम किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में जब आप किसी भी संख्या को जीरो से भाग करते हो तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी मैथ में एक इंडिटरमिनेट टर्म है, मीन्स जिसे गिना नहीं जा सकता। इन्फिनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो जब किसी भी संख्या को हम जीरो से भाग करते हैं तो मतलब इनफाइनाइट आता है, और जिसको आप गिन नहीं सकते हो जनरली। ठीक है, तो इसलिए क्यू कभी भी मीन्स हर कभी भी किसी भी संख्या का मैथमेटिक्स में आप जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इसमें बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है शून्य एक परिमेय संख्या। देखो, शून्य को आप ऐसे नहीं लिख सकते 0/1, लिख सकते हो ना भाई। जीरो को मैं 0/1, मैंने बोला हर जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अंश जीरो हो सकता है। तो मैंने अंश में जीरो ले लिया और हर में 1 ले लिया। ये आप लिख सकते हो। देखो, 0/2 को आप सोल्व करोगे कितना आएगा, 0/2 भी जीरो ही होता है। ठीक है, जीरो के नीचे कुछ भी हो जाए, 3 4 5 10 20, 0/10 भी कितना होता है, वो भी जीरो ही होता है। क्योंकि मैं जीरो को p/q के फॉर्म में लिख पा रहा हूं। देखो, जीरो को p/q के फॉर्म में लिख पा रहा हूं। ठीक है, जहां पे p और q पूर्णांक है ना। देखो, p क्या है, 0, और q क्या है, 1, दोनों पूर्णांक है। मैंने बताया ना, जीरो भी इंटीजर में गिना जाता है और 1 भी इंटीजर में गिना जाता है। -∞ से लेके +∞ तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे पूर्णांक होते हैं। लेकिन पॉइंट में मत लेना, जैसे 1.1 1.2 इनको नहीं ले सकते, 1 के बाद सीधा 2 ही लेना है। ठीक है, क्योंकि तो आप सिंपली समझो, हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जीरो एक परिमेय संख्या है। क्योंकि क्यों है ये परिमेय संख्या, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/5 इत्यादि। मीन्स इस तरह से आप बहुत सारे इत्यादि का क्या मतलब है, इस तरह से आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो। 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7, जितनी मर्जी उतनी लिख सकते हो। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू जीरो है। मीन्स इसका कहने का क्या मतलब है कि जितनी भी संख्या हमने लिखी है, 0/1, 0/2, 0/5, इनमें सब में p और q मीन्स अंश और हर। p का मतलब अंश, q का मतलब हर। अंश और हर दोनों पूर्णांक लिए हुए हैं हमने, और जो q है मीन्स जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमने कभी भी जीरो नहीं ली है। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो एक परिमेय संख्या है। सिंपली क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। पूरी की पूरी ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। आप देखो तो ध्यान से, यहाँ से शुरू करोगे ना, यहाँ से तो ये सिंपली परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको थोड़ा सा याद भी रखना है कि जीरो कैसी संख्या होती है, जीरो एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। 0/1, 0/2, 0/3, जिस भी संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हो वो आपकी परिमेय होती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 1.1 का, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है,
3 और 4 के बीच आपको 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। बहुत सिंपल है। 3 और 4 के बीच कौन कौन से नंबर आते हैं आपके? 3 और 4 के बीच तो बहुत सारे नंबर हैं। देखो 3 और 4 के बीच 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4 आएगा, 3.5 आएगा, 3.6 आएगा, 3.7 आएगा, 3.8 आएगा, 3.9 भी आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं 3 और 4 के बीच में। तो लेकिन हमको 6 ही बतानी है, इसलिए मैंने 6 लिख दी। अब देखो जो मैंने 6 संख्याएं लिखी हैं, ये 3.1 से लेके 3.6 तक, ये सारी की सारी क्या परिमेय नहीं है? सारी की सारी परिमेय संख्याएं। क्यों परिमेय संख्याएं? आप इनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हो ना। जैसे 3.1 है, ठीक है, 3.1 को मैं लिख सकता हूं कितना? 31/10 लिख सकता हूँ ना। 3.1 को मैं लिख सकता हूँ 31/10। मिस पॉइंट हटाकर नीचे सिंपली 10 आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो आएगी, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाती है। ठीक है, 1 के बाद। तो आपको समझ में आ गया हो ना, क्योंकि मैं ऐसे देखो 3.1 को मैं लिख पा रहा हूँ 31/10, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई सिंपली। तो इस तरह आप जिस भी संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हो वो आपकी परिमेय होती है। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। जीता है क्वेश्चन तो बहुत। 3/5 व 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं। 2 तरीके से होता है। आपने पहले भी ये क्वेश्चन 8th क्लास में पढ़े होंगे इस तरह से, आप उस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि वो मेथड आपको आता है तो वो मैं आपको नहीं बता रहा। एक दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, वो कर लेते हैं। देखो हमें निकालनी है 3/5 मीन्स 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो 3/5 को ना हम भाग करते हैं, मीन्स 3 को 5 से भाग करेंगे। 3 को आप जब 5 से भाग करोगे कितना मिलेगा? 0.6 आएगा ना। आप करके देख लो, एक करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो 3 को मैं 5 से भाग नहीं कर सकता क्योंकि 3 छोटा है। ठीक है, तो मैं पॉइंट लगा के यहाँ 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कितने से? 5 छक्के 30 होता है, तो 5 छक्के मैंने 30 लिख लिया। 30 में से 30 गया तो कितना बचा? 0 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखो कितने छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आपको भागफल में 1 छोड़ के पॉइंट लगा देना है। लगा दिया मैंने। कितना आ गया? 0.6। 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये लिख दिया। ऐसे ही जब आप 4/5 को भाग करोगे तो 5 8 40 होता है, तो आपका 0.8 ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे ही भाग करके देख सकते हो। नहीं, दूसरे तरीके से देखो, ये मत समझना कि इस क्वेश्चन को कराने के और जो दूसरा मेथड है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है उससे आसान है, तो हम ये नहीं करेंगे। भाई आपको भाग करना सीखना पड़ेगा। पॉइंटों में भाग, आप 9th क्लास में आ गए हो तो आपको पॉइंटों में भाग करना आना ही चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं आता है, और जिसको आता है वेरी गुड, आपने सीखा है और आपको इस तरह से सीखना पड़ेगा, और जिनको नहीं आता उनको सीखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखो मैथमेटिक्स में एक चीज़ होती है, हमने क्वेश्चन कर लिया, पेपर में 2 3 4 नंबर हमने हासिल कर लिए, लेकिन मैथमेटिक्स में मानता हूँ कभी नंबरों के लिए नहीं बनी। नंबर हासिल करने के लिए मैथमेटिक्स नहीं होती। मैथमेटिक्स होती है चीज़ को समझने के लिए। जितनी ज़्यादा आप चीज़ें समझोगे, मतलब 9th क्लास में, मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें आप समझते जाओगे, जितने ज़्यादा कंसेप्ट आप मैथमेटिक्स में क्लियर करते जाओगे, उतनी आपकी मैथ स्ट्रांग होती चली जाएगी। कैलकुलेशन को आप मिनटों में, मतलब सेकंडों में कर सकते हो। उनकी ही मैथ अच्छी मानी जाती है जो कैलकुलेशन को विद इन सेकंड सोल्व कर देते हैं। पेन पेपर उठाने की जिन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, और कम से कम पेन पेपर उठा के क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो आप कोशिश करो, माइंड को फास्ट करो, और चीज़ों को जितना, मतलब चीज़ें टफ होती हैं लेकिन टफ चीज़ें आप मान के चलो कि क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सोल्व करती हैं। ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करो और जितना हो सके ध्यान से समझो। ठीक है, तो 4/5 कितना आ गया? 0.8 आ गया आपका। ठीक है, अब देखो 0.6 और 0.8 के बीच में आप 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। 5 के करोड़ों लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के कितना ही छोटा कर सकता हूँ मैं। 0.6 और 0.8 के बीच में करोड़ों परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन मेरे को 5 लिखनी है तो मैं 5 लिखूंगा। ठीक है, जैसे 0.6 और 0.8 के बीच में देखो 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, इसके बाद 0.66 आएगा, 0.67 आएगा, 0.68 आएगा, 0.69 आएगा, 0.7 आएगा, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, ऐसे करके बहुत सारी परिमेय संख्या मैं लिख सकता हूँ। और बोलो कि और ज़्यादा लिखनी है, हमें 50-60 लिखनी है, तो आप यहाँ से शुरू करो ना। 0.60001, अब करते जाओ 0.60002, मतलब 2-3 हज़ार के बाद आपका 0.6 बनाएगा।
आप समझ रहे हो ना, पॉइंट के बाद आप जितना बढ़ाते हो संख्या छोटी होती, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी शुरू कर सकता था 0.6001, उसके बाद 0.6002, तो आप जब 1000 परिमेय संख्या लिख लेते ना, उसके बाद आपको 0.7 मिलता। ठीक है, तो आप पॉइंट के बाद ऐसे 0 लगा के संख्या को कितना भी मतलब डीप खींच सकते हो, लंबा खींच सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है मैथमेटिक्स में। और थोड़ा सा नंबरों को समझो। ठीक है, तो मैं इस तरह मैंने 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखी हैं। आप सेकंड मेथड है उससे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा हम एक लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, उसे करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मीन्स आपको बताना है कि नीचे जो जो नंबर लिखे हैं वो सब, नीचे नीचे जो जो बातें लिखी हैं वो सब सत्य हैं या फिर असत्य है, और विद रीजन आपको, मीन्स विद कारण आपको बताना है कि ये क्यों सत्य है या फिर क्यों असत्य है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, अब आप बताओ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से लेके इन्फिनिट, मतलब इन्फिनिट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से लेके इन्फिनिट तक जो भी नंबर होते हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो, प्राकृतिक क्या होती है 1 से लेके इन्फिनिट तक। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से लेके इन्फिनिट तक। तो आप समझो ना, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं, देखो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं, 1 से लेके इन्फिनिट तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे पूर्ण संख्याओं में पहले से ही होते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो जो चीज 0 से शुरू हो रही है मीन्स पूर्ण संख्या के पास एक नंबर ज्यादा ही होता है। समझ रहे हो, प्राकृतिक संख्याओं के पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर है और पूर्ण संख्याओं के पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर है, मीन्स उसके पास 0 ज्यादा है। तो जितनी भी सारी प्राकृतिक संख्या हैं वो सारी हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, लेकिन जितनी पूर्ण संख्या है वो सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। देखो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो हो गया लगभग, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का उल्टा आपसे पूछता कि जितनी भी पूर्ण संख्या हैं क्या वो सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, शायद है फोर्थ पार्ट या थर्ड पार्ट है, देखेंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि देखो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो जीरो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल 0 एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि 0 पूर्ण संख्याओं में गिनी जाती है। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, नहीं, 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपके 1 से शुरू होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती है, सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा 0 के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। आप समझ रहे हो कि पूर्ण संख्याएं किन चीजों से मिलकर बनी है, पूर्ण संख्याएं मिलकर बनी है 0 और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर। तो पूर्ण संख्याओं में सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पहले से इन्वॉल्व होती हैं, प्लस में 0 और इन्वॉल्व हो जाता है आके। ठीक है, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सारी की सारी पूर्ण होती हैं क्योंकि पूर्ण बनी ही प्राकृतिक संख्या से मिलकर है, प्लस में 0 और ले लिया साथ में। ठीक है, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो हमारी पूर्ण संख्या होती है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आपसे पूछा जा रहा है जितने भी सारे पूर्णांक हैं, पूर्णांक इंटीजर्स, ठीक है, जितने भी सारे इंटीजर्स हैं क्या वो सारे के सारे पूर्ण संख्या होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से लेके इन्फिनिट तक, ये आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, और जो इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आप देखो जो 0 से इधर नंबर हैं, 0 से इधर कौन कौन से नंबर हैं? सारे माइनस वाले, जितने भी माइनस वाले नंबर होते हैं, -5, -4, -3, -8, -10, -12, वो सारे इंटीजर्स होते हैं। क्योंकि इंटीजर्स किससे मिलके बने हैं? नेगेटिव जितने भी नंबर्स हैं सारे, 0 को भी शामिल कर लो और प्लस में पॉजिटिव में सारे नंबर मीन्स। तो क्योंकि हमारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो पूर्ण संख्या तो होती नहीं है, पूर्ण संख्या तो आपकी 0 से शुरू होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? असत्य है, बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि
ऋणात्मक पूर्णांक मीन्स जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, मीन्स माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं मीन्स ऋणात्मक इंटीजर्स होते हैं, जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स जो आपके होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या आपकी जीरो से शुरू होती है। जीरो से पहले जो नंबर्स होते हैं माइनस में वो कभी पूर्ण संख्या में इंक्लूड नहीं होते आपके, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। आपको बताना है कि जितनी भी परिमेय संख्या है वो सारी की सारी पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारी पूर्ण संख्या होती हैं, बट पॉइंट वाले इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली देखो, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो 3/5 को मैं p/q के रूप में लिख पा रहा हूँ ना। देखो 3/5, ठीक है। यहाँ पे 3 आपका अंश है और 5 आपका हर है, ठीक है। इसको मैंने p/q के रूप में लिखा हुआ है 3/5 को, ठीक है। लेकिन क्या ये आपकी पूर्ण संख्या है? ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि आप 3 को 5 से भाग दो, कितना आएगा? देखो 3/5 बराबर कितना होता है? 0.6, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन पॉइंट वाली संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। अब यहाँ पे तो पॉइंट आ गया ना आपका। अब जब यहाँ पे पॉइंट आ गया है तो ये तो पूर्ण संख्या है नहीं आपकी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 3/5 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि सारी की सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि 3/5 ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2/3 ले लो, 7/9 ले लो, मतलब वो सारे आप ले सकते हो जिन्हें भाग करने पर पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है। इत्यादि पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स जब आप वो सारे नंबर्स जब आप भाग करते हो और पॉइंट में आंसर आता है वो आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी है और मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पे ये एक्सरसाइज 1.1 आपको समझाई है, ठीक है। कुछ बच्चे मतलब सोच रहे होंगे कि हमको समझ में नहीं आया अच्छे से, तो बेटा समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपर लेवल ले जाके ये एक्सरसाइज समझाई है। मीन्स आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा। आप 9th क्लास में आ गए हो तो नई नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और आपसे मैं आज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपसे मैं आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो आपको उसका आंसर मेरे को बताना है। कमेंट सेक्शन में जाके आप उसका आंसर बता सकते हो। वो कोई मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन 9th क्लास से रिलेटेड नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने, मुझे नहीं पता आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा या नहीं सोचा, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली करना क्या है आपको। देखो, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने भाग किया, भाग करना आप सब जानते हो, ठीक है। भाग करना आप लोग सब जानते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे को 6 को 2 से भाग करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आता है? 6 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3, ठीक है। 6 को 2 से भाग करने पे आंसर हमारा 3 आता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इस चीज़ का मतलब है क्या असलियत में कि 6 को 2 से भाग करने पे जब हमारा आंसर 3 आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो 6 है ना, जब हम 2 को आपस में 3 बार जोड़ेंगे, ठीक है। जब हम 2 को आपस में 3 बार जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। ये भाग करने का मतलब ये होता है। जैसे आप कभी 8 को 2 से भाग करो तो आपका आंसर कितना आएगा? 4। इसका मतलब क्या है? 2 को आपस में 4 बार जोड़ के 8 आपको मिल जाएगा। मीन्स 2 + 2 + 2 + 2 = कितना होता है? 8। आप समझ रहे हो ना कि ये भाग होती क्या असलियत में? फिर देखो मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो आपको 20 को 5 से भाग करना है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा? 20/5 कितना होता है? 4 होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 5 को 4 बार अगर आप आपस में जोड़ो, मीन्स 5 + 5 + 5 + 5, तो आपको कितना मिल जाएगा? 20 आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है जिसको मैं पूछना चाह रहा हूँ उस पर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 10
10/0। ठीक है, हमारा कंसेप्ट मेन कंसेप्ट पे आते हैं कि क्यों 0 क्यों नहीं होता। मीन्स 10/0 मैंने आपको कितना बताया, आंसर हमारा होता है इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 0 को जब मैं इन्फिनिटी टाइम जोड़ूंगा, ठीक है, 0 को मैं जब इन्फिनिटी टाइम जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसे आप इसको जोड़ते जाओ अनंत तक। मीन्स कभी ख़त्म मत करना, बस जोड़ते रहो जोड़ते रहो। 100 200 500 साल क्या लाखों साल आप जोड़ते रहो, तो आपको मतलब उसके बाद भी जोड़ते रहना, तब आपको कहीं जाके 10 मिल जाएगा। तो क्या आपको ये बात सच लगती है कि मैं 0 को करोड़ों साल तक भी बैठ के जोड़ता रहूं? मर तो वैसे हम 50 60 70 साल की उम्र पे जाते हैं, बट आप सोच लो कि कंप्यूटर है हमारे पास, तो वो तो आपको पता ही है हमारे लाखों साल जो हम 50 साल में करेंगे उसको वो 10 मिनट में जोड़ सकता है इतनी बार 0 को। ठीक है, तो आप सोचो कि 0 को मैं करोड़ों टाइम्स अरबों टाइम्स में जोड़ लेता हूँ आपस में। ठीक है, क्या आपको 10 मिलेगा? कभी मैथमेटिक्स में आपको कभी भी 10 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको इनडिटरमिनेट टर्म बोला जाता है। फिजिक्स में ये डिफाइंड होती है। ठीक है, क्यों होती है उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में डिफाइंड इसलिए नहीं होती। 10/0 इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है? 10/0 इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है कि जब आप 10 को 0 से डिवाइड, मतलब 10 को 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी आने का मतलब है कि जब आप 0 को इन्फिनिटी टाइम्स आपस में जोड़ोगे, ठीक है, इन्फिनिटी टाइम मीन्स अनंत टाइम तक, आप अनंत टाइम इसको आपस में जोड़ोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। क्या ये पॉसिबल है मैथमेटिक्स में? अरे 0 को आप लाखों करोड़ों अरबों कितनी भी बार जोड़ लो, आपको 0 ही मिलेगा, कभी 10 नहीं मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडिटरमिनेट टर्म। मीन्स नॉट पॉसिबल चीज़ है मैथमेटिक्स में। फिजिक्स वालों ने इसको माना हुआ है, ये ट्रू है, लेकिन मैथमेटिक्स इसको क्या कहती है? ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको कभी मैथमेटिक्स में डिवाइड में 0 लेके नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रीजन। अगर आपको कोई भी डाउट है इस 1.1 में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।